आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट। इस रिजल्ट से बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस एग्ज़ाम के सीबीटी 1 में क्वालिफाई करेंगे, सीबीटी 2 में अपीयर होएंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी कि हमने क्या क्या सोच रखे थे और आखिरकार सीबीटी 1 का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में डिसक्वालीफाई हो गए। कितना दुख होता है जब हम एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है, शायद इसे बोल करके नहीं बताया जा सकता। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, सिर्फ उनके पास एक उम्मीद होती है कि हाँ, हम इस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे और फाइनली सेलेक्ट हो पाएंगे। जब हम एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं और हम उस एग्ज़ाम से आशान्वित होते हैं कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो पेन होता है, जो तकलीफ़ होता है, इसे शायद बोल करके नहीं बताया जा सकता। आप सब मेरे ही एग्जाम्पल से देखना कि आप सब ने मेरे पहले के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के स्कोर कार्ड को देखे होंगे, जिसमें मैं हमेशा 90 अबव स्कोर कर पाता था। और अभी के रीसेंट के जो इस साल के आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को भी आप सब ने देखा होगा। वहाँ पे मैं सोच रहा था ऐसा कि शायद मैं इस बार अपने जोन से टॉप कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने 100 के 100 सवाल बनाए थे जिसमें 94 करेक्ट हुए थे। ऐसा मिसबिलीफ मुझे हो गया था। लेकिन पता चला कि सीबीटी 1 क्या, उस एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम था। आरआरबी जेई का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी अच्छे स्कोर थे, लेकिन फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। ये अलग बात है कि मैं किसी और एग्ज़ाम में सेलेक्ट हूँ या नहीं हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये जानता हूँ कि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 2024-2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऐसा लगा कि मुझे रिजल्ट के बाद ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हौसला कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अक्सर रिजल्ट नहीं आने पे एक अजीब टाइप का दुख होता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता या थोड़ा सा और सही हो जाता तो सिलेक्शन हो जाता। लेकिन चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, एक बात तो तय है कि होना वही है जो होना होता है। हम चाहे कितना भी एफर्ट लगा लें, डेस्टिनी में लिखा है जो प्रीफेटेड है वही होता है। लेकिन क्या इसको सोच करके हम अपनी प्रिपरेशन को करना बंद कर दें? क्या हम डिमोटिवेटेड होकर पढ़ाई छोड़ दें? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई किए हैं तो भी सीबीटी 2 के लिए पढ़ना होगा। अगर सीबीटी 1 नहीं क्वालिफाई किए हैं तो भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करें या ना करें, हमें पढ़ना तो है ही, क्योंकि ये संघर्ष का फेज अभी जारी है और इससे हमें कभी घबराना नहीं है। सक्सेस एंड फेलियर टेम्पररी चीज़ें हैं, आएंगी जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा इस एग्ज़ाम में, तो इस एग्ज़ाम के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों ने अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में, और आपको पता है कि फाइनली सेलेक्ट होने में सिर्फ 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम में फाइनली सेलेक्ट हो पाएंगे। और जो ये एग्ज़ाम आप डिस्क्वालीफाई हुए हो, ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे और बड़े एग्ज़ाम मिलने वाले हैं। अभी ये तो एक छोटा सा पार्ट था। तो आपको ये सोच के बिल्कुल नहीं घबराना है कि इस एग्ज़ाम में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। और
एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके सितारों का भी पक्ष में होना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किया और वो एग्ज़ाम हॉल में नर्वस हो गए, पैनिक हो गए, वो घबरा गए, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि कैसे एग्ज़ाम में हम अपीयर हो पाएँ, क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत अनुभवों की भी कमी रही होगी या उनके सितारे उसके पक्ष में नहीं रहे होंगे, या बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरते हैं तब एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो एक एग्ज़ाम में हमें क्वालिफ़ाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हमारे पक्ष में होना ज़रूरी है। पढ़ाई से लेकर के बड़ों का आशीर्वाद, सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प, भगवान में आस्था, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है।